सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम आज कवर करेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जहाँ पे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। एक और बात, अभी तक अगर आपने वीडियोस नहीं देखे पुराने तो उसे जरूर देख लीजिएगा। इंडिया ईयर बुक से इस साल कई सारे सवाल ऑलरेडी एक्सपेक्टेड हैं। जितनी मेहनत आप अपने स्टैटिक सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, इंडिया ईयर बुक को भी जरूर टाइम दे दीजिए। आप बिलीव मी, आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कम से कम 4-5, और अगर इंडिया ईयर बुक से बहुत ज्यादा सवाल बनाए उन्होंने तो 10-15 सवाल भी आप कर सकते हैं, जैसे कि अक्सर देखा गया है। अभी तक अगर आपने इन वीडियोस को अपने पास फॉरवर्ड करके सेव करके नहीं रखा है तो उसे फॉरवर्ड करके सेव भी कर लेना। एंड इफ यू वांट यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट हम दूसरे बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचा सके, सो दैट उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। आज हम कवर करेंगे इंडिया ईयर बुक का चैप्टर नंबर 16, दैट इज एग्रीकल्चर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, रिवीजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हैं तो इस बुक से बेसिकली आप रिवाइज कर सकते हैं। ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड वी हैव ऑलरेडी शेयर दीज हैंड रिटन नोट्स लाइक इन 32 पेजेस मॉडर्न हिस्ट्री एंड ऑल। ये आपको लास्ट टाइम के रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो कमिंग नेक्स्ट, टुडे द चैप्टर इज ऑन द एग्रीकल्चर, जैसा मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात किया था। अब जल्दी से वीडियो पे आ जाते हैं एंड चैप्टर 16 को कवर करना शुरू करते हैं। चैप्टर 16 इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इंडिया के लिए तो एग्रीकल्चर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का एक बहुत डोमिनेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी में। टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात कर लें, अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स आएंगे तो उसको थोड़ा सा समझ लेना। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज 328.7 मिलियन हेक्टेयर्स। एग्रीकल्चर लैंड इसमें 54.8% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, मतलब अगर ये पूरा इंडिया का एरिया है तो इसमें से लगभग 54% दिस वन इज द एरिया जहां पे आप एग्रीकल्चर कर सकते। इसमें से सारे एरिया में तो आप एग्रीकल्चर मतलब उपजाऊ जमीन नहीं है तो इसमें सारे एरियाज में नहीं कर सकते। इसमें से भी एक पोर्शन है दैट इज द 42% के आसपास। 42% ही हम बेसिकली जहां पे एग्रीकल्चर होती है। अब यहाँ पे दिस इज द नेट सोन एरिया। इस नेट सोन एरिया में हम जब बार बार क्रॉप को लाइक लेट्स से साल में 2 क्रॉप्स 3 क्रॉप्स 4 क्रॉप्स उगाते हैं, देन ये टर्म आ जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जो इंडिकेट करता है कि आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं सेम लैंड पे। सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बेसिकली बताता है कितने टाइम्स क्रॉप्स ग्रोन हुई हैं सेम एग्रीकल्चर लैंड पे एक साल में। ये दिखाता है कि कितना एफिशिएंटली फार्मर यूज कर रहे हैं अपना लैंड फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स। सो आपका एग्रीकल्चर लैंड इज 54.8%, नेट सोन एरिया इज नियरली 43% एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज 155.4%, जो कि ऑल्दो कम है, इससे थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था। इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें तो जो मेजर सोर्स है फॉर इरिगेटिंग द एग्रीकल्चर फील्ड्स, इट इज़ द ट्यूब वेल। सेकेंड नंबर पे है कैनाल, देन वेल्स, देन अदर सोर्सेज टैंक्स। फिर गवर्नमेंट अप्रोच एंड मेजर स्कीम्स की बात कर लें तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है दिस इज गाइडेड बाय व्हाट, बीज से बाजार तक, बेसिकली सीड टू मार्केट अप्रोच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कुछ की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं लाइक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। तो पीएम किसान ये इनकम सपोर्ट फॉर द फार्मर्स वाली स्कीम है। फसल बीमा योजना, जाहिर सी बात है इंश्योरेंस देंगे। किसान मानधन योजना, तो दिस इज द पेंशन स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, हमने इसके बारे में बात की भी थी पहले। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जाहिर सी बात है इरीगेशन के बारे में बात करेंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, तो ये सॉइल क्वालिटी असेसमेंट को करने में हेल्प करता है। देन यू हैव द ई-नैम, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ये टॉपिक आएगा। तो ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है फार्मर्स के लिए जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। देन यू हैव द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये फाइनेंशियल सपोर्ट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नाउ यू हैव द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड एट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है फॉर ऑल द मैंडेटेड खरीफ, राबी एंड द कॉमर्शियल क्रॉप्स। एक और बात, आपके एनसीईआरटी में जो भी लाइक आपकी क्रॉप्स दे रखे हैं लाइक राइस हो गया, वीट हो गया एंड मेज हो गया, तो इससे रिलेटेड इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस दे रखी हैं। तो मेक श्योर दैट यू नो कि वो किस कंडीशन में उगते हैं, इस पर सवाल यूपीएससी बनाता है। तो अगर आपने ज्योग्राफी में ये अभी तक नहीं कर रखा है तो इसे जरूर कर लेना। सो एमएसपी इंश्योर करता है कि भाई अगर आप क्रॉप्स उगाते हैं तो एटलीस्ट आपको 50% रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इंश्योर्स रेम्युनरेटिव प्राइसेस एंड इनकम सिक्योरिटी फॉर द फार्मर्स। देन इनकम सपोर्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो इनकम सपोर्ट इज थ्रू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो पीएम किसान स्कीम ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को
and it helped them to meet their agricultural expenses and to improvise their livelihood। इस स्कीम में जो आपके एलिजिबल फार्मर्स होते हैं उन्हें 6,000 रुपये हर साल मिलते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, मतलब 2-2 हज़ार रुपये करके डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट। सो दिस इज़ फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2018 से ऑपरेशनल हैं। जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज हैं ये सारे लोग इसके लिए इसके बेनिफिशरीज हैं, सो एलिजिबल हैं। फैमिली की इनके लिए डेफिनेशन हस्बैंड, वाइफ एंड द माइनर चिल्ड्रन। कमिंग नेक्स्ट वी हैव नाउ फंड कैसे जाते हैं, दिस इज रिलेटेड टू डीबीटी। देन यू हैव द पेंशन स्कीम फॉर द फार्मर्स विच इज प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। तो बेसिकली किसान मानधन योजना इज रिलेटेड टू पेंशन स्कीम, और इसके बारे में भी हमने बात की थी। तो 18 से 40 साल के जो किसान हैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 3,000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी 60 साल की उम्र गेन करने के बाद। फिर फसल बीमा योजना आती है। फसल बीमा योजना इसका पर्पज़ इतना है कि वी हैव टू प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क इंश्योरेंस फॉर द क्रॉप लॉस। तो कौन कौन सी कवर होता है इसमें, क्या क्या कवर होता है, जैसे फूड क्रॉप्स, ऑल सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, commercial and horticulture crops. So this is a very comprehensive scheme. So insurance coverage में it involves the risk from like flood आ गया, सूखा पड़ गया, साइक्लोन आ गया, स्टॉर्म आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, हेल स्टॉर्म आ गया, लाइटनिंग आ गई, टाइफून आ गया, कोई भी रीजन से अगर आपका नेचुरल डिजास्टर हो गया या फिर कीड़े लग गए या फिर कोई लोकलाइज रिस्क, क्लाउड बर्स्ट हुआ, इन्हें पानी भर गया कोई भी रीजन से, तो बेसिकली अगर आपको क्रॉप लॉस हो रहा है तो दिस विल प्रोवाइड यू द इंश्योरेंस कवर। So premium subsidy is provided by the government of India directly to the implementing insurance companies. So for that we have the कृषि रक्षक portal and helpline which is launched by the grievance redressal कि in case आपको स्कीम से रिलेटेड मतलब इंश्योरेंस प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है। फिर आता है आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये लॉन्च हुआ था अगस्त 1998 में। इसमें शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलता है फार्मर्स के वर्किंग कैपिटल नीड्स को। So farmers they can obtain the collateral free loans up to 2 lakhs as per the RBI guidelines. Then there is again the increase in the loan limit under the interest subvention. So eligible loan limit under the modified interest subvention scheme has been increased from 3 lakh to 5 lakh. फिर soil health card scheme के बारे में बात कर लेते हैं। तो soil health card scheme ये बेसिकली बैलेंस्ड एंड एफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड न्यूट्रिएंट्स को प्रमोट करता है। पूरा सॉयल हेल्थ कार्ड बेसिकली नाम से समझ लेना, सॉयल है तो उसमें बताएगा क्या न्यूट्रिएंट है, क्या कमी है, तो इसके अकॉर्डिंग फार्मर इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जरूरत है वो डालते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं। सो इट दे प्रोवाइड द फार्मर्स विद द इंफॉर्मेशन ऑन सॉयल न्यूट्रिएंट्स स्टेटस एंड रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग द सॉयल फर्टिलिटी। परागत कृषि विकास योजना दिस इज रिलेटेड टू दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अगर वर्ड आ जाए तो किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। Then you have the Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region MOVCDNER। ये 2015-16 में लॉन्च हुआ था टू प्रोवाइड द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोड्यूस करना है तो इसकी बात आती है, अदरवाइज इसकी बात आती है। पहला ऑर्गेनिक स्टेट इंडिया का कौन सा है, आई होप यू मस्ट बी नोइंग। पहला ऑर्गेनिक स्टेट इंडिया का सिक्किम है, ये आपको पता होना चाहिए। कमिंग नेक्स्ट वी हैव द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नाम से तो क्लियर ही है कि अगर ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहा होगा, यहाँ तो क्लियर ही है। ये 1 लाख करोड़ का इसका कॉर्पस है। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। देन यू हैव द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, तो ये 2020 में लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड साइंटिफिक बी कीपिंग एंड अचीव द स्वीट रिवोल्यूशन। मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च हुआ है फॉर ट्रेसेबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द हनी प्रोडक्शन। देन यू हैव द पर्ल ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम। सो पर्ल ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम ये 2015-16 में लॉन्च हुआ था। ये वाटर यूज एफिशिएंसी को प्रमोट करता है थ्रू माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज सच एज ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलता है, 55% सब्सिडी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, 45% सब्सिडी फॉर द अदर फार्मर्स। देन यू हैव द माइक्रो इरिगेशन फंड। माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़, दिस इज क्रिएटेड बाय नाबार्ड। तो ये कौन क्रिएट किया, नाबार्ड ने क्रिएट किया, ये आपको पता होना चाहिए। पर्पस सिंपल सा है कि हमें स्टेट्स को सपोर्ट करना है ताकि वो माइक्रो इरिगेशन कवरेज को एक्सपेंड कर सकें। देन यू हैव द रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इंप्लीमेंट होता है अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फोकस है सिंपल सा इसका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे, ताकि हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें और क्लाइमेट रिस्क को कम कर सकें। Then you have the crop residue management through mechanization. So government support Punjab, Haryana, UP, NCT to reduce air pollution caused by stubble burning.
तो गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेट्स को सपोर्ट करती है? पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली। फिर आता है आपका ई-नैम। नाउ व्हाट इज दिस ई-नैम? ई-नैम एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। फार्मर्स को ये हेल्प करता है कि ये अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को डिजिटली सेल कर सके अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स इन द कंट्री। सो ये अलग अलग मंडी को कनेक्ट करता है एक प्लेटफॉर्म पे टू क्रिएट अ सिंगल नेशनल मार्केट फॉर द फार्म प्रोड्यूस। सो ई-नैम is pan-India electronic trading portal. So this integrates APMC into single unified national market. So this provides services such that information on commodity arrival, quality and prices, online buys and sell offers, electronic payment directly to farmers' bank account. Government provide one-time financial assistance up to 75 lakh per mandi for infrastructure. Then you have the राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नौ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये 2007-8 में लॉन्च हुआ था। दिस प्रोवाइड्स ग्रांट्स टू द स्टेट्स टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। स्टेट्स आर अलाउड टू रीएलोकेट अप टू 50% ऑफ द फंड्स बिटवीन कंपोनेंट्स एंड दिस इज रीस्ट्रक्चर्ड एज दिस कैफेटेरिया स्कीम फ्रॉम 22-23। फंडिंग पैटर्न आपको पता होना चाहिए 60-40, 90-10 एंड 100%। देन यू हैव द इनोवेशन एंड एग्री डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर दिस। अब देख रहे हो आप बहुत छोटी छोटी स्कीम्स हैं एंड उसके बारे में डिटेल्स, और इसीलिए यूपीएससी पूरा इसमें इन डेप्थ नहीं जाता है, पूछ लेता है भाई ये किससे रिलेटेड है, या एक दो लाइन पूछता है, और उतनी ही इन्फॉर्मेशन हमने इसलिए डाली है तो उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन बनेंगे नहीं उस पर। सो दिस प्रमोट्स द इनोवेशन एंड एग्री स्टार्टअप्स। ये दैट इज द इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। फाइनेंशियल सपोर्ट देता है 5 लाख का सीड स्टेज पे, 25 लाख का मतलब एट दी प्री सीड स्टेज एंड 25 लाख एट दी सीड स्टेज। फिर आपके पास है सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। सो दिस इसका मोटो ये है कि हर मेड़ पर पेड़। बेसिकली मेड़ क्या होती है? जैसे फार्म की जो बाउंड्रीज हैं, जो आपकी बाउंड्रीज हो गए, तो यहाँ पे हम पेड़ लगाएंगे तो इससे क्या होगा? फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी थ्रू ट्री बेस्ड फार्मिंग। सो दिस इज रीस्ट्रक्चर्ड एज एग्रो फॉरेस्ट्री कंपोनेंट अंडर दिस। देन यू हैव द नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड द न्यूट्रिशन मिशन। सो ये लॉन्च हुआ था 2007-8 में। इसका पर्पस सिंपल सा है, फूड सिक्योरिटी की बात हो रही होगी तो हमें राइस, व्हीट एंड पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। कोल सीरियल्स एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया, न्यूट्री सीरियल्स को भी इंक्लूड कर लिया गया। लेटर ऑन दिस वाज नेम्ड एज नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो इस पर पूछ लेगा इसमें क्या क्या आता है, तो ये सारे ही आते हैं, आपको पता होना चाहिए। सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, दिस इज मर्ज्ड विद दिस स्ट्रेंथन सीड प्रोडक्शन एंड सीड इंफ्रास्ट्रक्चर। साथी पोर्टल क्या है? साथी इज पोर्टल इज रिलेटेड टू सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन, उसमें ट्रांसपेरेंसी करनी है, तो सीड ऑथेंटिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। फिर आता है नेशनल बैम्बू मिशन। नेशनल बैम्बू मिशन, देखो बैम्बू कल्टीवेशन को हमें प्रमोट करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है ताकि फार्मर की इनकम मल्टीप्लाई कर सके, इसलिए हम बैम्बू इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। बैम्बू को इनफैक्ट ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि वो फर्नीचर बनाने में भी यूज होता है, पेपर बनाने में भी यूज होता है, हैंडीक्राफ्ट्स को बनाने में भी यूज होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होता है, और बहुत सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है। तो नेशनल बैम्बू मिशन, दिस इज रीस्ट्रक्चर्ड इन 2018-19 एंड दिस इज लिंक्ड टू द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2017 which removed bamboo grown outside forest from tree definition. This merged with the mission for integrated development of horticulture in 2022-23. Then you have the submission on agriculture extension ATMA scheme. So ATMA scheme is implemented under the Green Revolution Krishnurati Yojana. Objective simple सा है, to strengthen the agriculture extension services and farmers training, and this is implemented through the Agriculture Technology and Management Agency. Then you have the Digital Agriculture Mission. Then you have the Digital Agriculture Mission. तो Digital Agriculture Mission, this was approved by the Government of India, and इसका simple सा objective ये है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का, टू क्रिएट अ रोबस्ट डिजिटल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम यूजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एम सिंपल सा है, आपके सामने लिखा हुआ है दैट दिस एम्स टू प्रोवाइड फार्मर सेंट्रिक डिजिटल सॉल्यूशन एंड एक्यूरेट टाइमली क्रॉप इंफॉर्मेशन। देन यू हैव दी की कंपोनेंट क्या क्या है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो पहला चीज तो है एग्रीस्टैक। एग्रीस्टैक क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है कि हमें डिजिटल डेटाबेस बनाना है फार्मर्स का और एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन का, तो ताकि हम फार्मिंग सर्विसेज को इंप्रूव कर सकें।
So it uses the technology and data to help the farmers get better advice, scheme benefits, loans, insurance, and the market information easily. So this is a national digital database for agriculture. This provides accurate and real time crop aggregate data for each agriculture plot. This help estimate the accurate crop production and target is 11 crore farmer IDs by 2026-27. फिर है आपका एग्रीकल्चर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और द कृषि DSS. सो ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है यूजिंग द जियो स्पाशियल टूल्स टू सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चर. सो ये क्रॉप प्लानिंग में हेल्प करता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन में हेल्प करता है, इरिगेशन मैनेजमेंट में हेल्प करता है एंड कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वॉज लॉन्च्ड ऑन 16 अगस्त 2024 विद 6 मॉडल्स. तो इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है. फिर यू हैव द सॉइल फर्टिलिटी प्रोफाइल. तो ये सॉइल की कैसी हेल्थ है, कैसा न्यूट्रिशनल स्टेटस है, उसमें इंफॉर्मेशन देता है. फिर आता है आपका डिजिटल क्रॉप सर्वे. तो डिजिटल क्रॉप सर्वे क्या है? बेसिकली क्या करते हैं हम, जो क्रॉप्स हैं बेसिकली हम उसका सर्वे डिजिटली करते हैं. जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स दे आर प्रिपेयर्ड इन कोलेबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिसोर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये मैप कंडक्ट करते हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे. गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि हमें डिजिटल क्रॉप सर्वे करना है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बाई खारिफ 2025. सर्वे इम्प्लीमेंटेड इन मोस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट द नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स. फिर उसके बाद हमने नेशनल मिशन लॉन्च किया फॉर द एडिबल ऑयल सीड्स एंड नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम. तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2021 में लॉन्च हुई थी. तो पर्पज सिंपल सा है, अगर एडिबल ऑयल के लिए तो हमें अवेलेबिलिटी इसकी इंक्रीज करनी है एंड हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है क्रूड पाम ऑयल का एंड डिपेंडेंस घटाना है एडिबल ऑयल का. यही तो है ये. देन फंडिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना, 60-40 एंड 90-10. देन यू हैव द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स. दिस इज टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स एंड अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन द एडिबल ऑयल प्रोडक्शन. ड्यूरेशन इज 7 years. देन कुछ नई वेराइटीज इंक्लूड की गई हैं. इंक्रीज ऑयल सीड प्रोडक्शन फ्रॉम दिस. कुछ नई राइस की वैराइटीज अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई हैं. स्वर्ण पूर्वी धान 1, स्वर्ण पूर्वी धान 2 एंड स्वर्ण पूर्वी शुष्क धान. तो जब ये आ जाए तो समझ लेना कि ये वैरायटी है राइस की. पूछ लिया तो आप बता पाओगे. दिस इज द वाइट रिवॉल्यूशन. तो वाइट रिवॉल्यूशन की बात आती है तो मिल्क की बात आ जाती है. सो ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2024 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन. तो हमें डेयरी सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है थ्रू द कोऑपरेटिव मॉडल एंड टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. So this is implemented through, like you have the scheme like Rashtriya Gokul Mission, you have the National Program for Dairy Development, you have the Supporting Dairy Cooperatives and Farmer Producer Organization, you have the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. Targets आपको पता होने चाहिए, इस पे सवाल बन सकता है. तो हमें मिल्क प्रोक्योरमेंट बढ़ाना है 720 लाख kg पर डे से 1007 लाख kg पर डे. हमें डेयरी कोऑपरेटिव का शेयर बढ़ाना है, 50% तक लेके जाना है. 75,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमें इस्टेब्लिश करनी है और हमें 46,000 एग्जिस्टिंग डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्ट्रेंथन करना है. देन यू हैव द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी दैट वाज लॉन्च्ड इन 2025. सो ये इंट्रोड्यूस हुई थी जुलाई 2025 में एंड दे सपोर्ट द विजन ऑफ सहकर से समृद्धि. तो की टारगेट इज टू ट्रिपल द कोऑपरेटिव सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय 2030, टू एक्सपैंड मेंबरशिप टू 50 करोड़ एक्टिव मेंबर्स, to increase the number of cooperatives by 30%, to ensure at least one cooperative society in every village, focus on inclusivity like village women, Dalit, tribal communities, the plan to develop 5 model cooperative villages in every tehsil and the expansion of cooperative into emerging sectors. Then you have the International Year of Cooperatives. 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव डिक्लेयर किया गया था. थीम वॉज कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड. देन you have the year-long campaign was launched by Prime Minister Narendra Modi at International Cooperative Alliance in New Delhi. और इंडिया ने फर्स्ट टाइम 130 साल में ICA की हिस्ट्री में इवेंट को होस्ट किया था. तो ये आपको पता होना चाहिए. फिर बात कर लेते हैं मिल्क प्रोडक्शन की. मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की जो रैंकिंग है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, इवन मोर देन चाइना. एग प्रोडक्शन में इंडिया इज़ द सेकेंड. मीट प्रोडक्शन में इंडिया इज़ द फोर्थ. फिर हमारे पास है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर फूट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रूसियोलिस. देखो फूट एंड माउथ डिजीज क्या होता है? ये कंटेजियस डिजीज है जो जैसे आपके काउज बुफेलोज को अफेक्ट करता है. तो इनको फीवर आते हैं, इनके मुंह में एंड पैर पे छाले वगैरह पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं.
तो उनको चलने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मिल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो इम्पैक्ट ये है कि दिक्कत की बात ये है कि बहुत तेज़ी से फैलता है, छुआछूत से फैलता है ये। सो इसके चलते फार्मर्स को बड़ा नुकसान होता है। तो सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एक सीरियस एनिमल डिजीज़ है जो घाव टाइप का कर देता है पैर पे और मुंह में। तो एनिमल कमज़ोर हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कमज़ोर हो जाएगा तो फिर कैसे मिल्क देगा। दूसरी चीज़ है ये वाला, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कैटल, गोट्स और दूसरे एनिमल्स को अफेक्ट करता है, ह्यूमंस में भी स्प्रेड हो सकता है। तो इसमें एनिमल में क्या होगा, देयर इज द लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, तो जो या फिर जो अगर बच्चे पैदा भी होंगे तो बड़े वीक पैदा होंगे, तो मिल्क प्रोडक्शन भी कम कर देता है। सो दिस इज द लॉस फॉर द डेयरी फार्मर्स। तो दिस इज द थिंग। सो हमें बेसिकली फूड एंड माउथ डिजीज हमें इरेडिकेट करना है 2030 तक, ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का टारगेट है। हमें ये कंट्रोल करना है बाय डेवलपिंग हर्ड इम्यूनिटी। 100% central assistance is provided to states and UTs for vaccine procurement, payment of vaccinators, cold chain infrastructure, etc. Then you have NADCP, food and mouth disease. Then food and mouth disease ये highly contagious viral disease है which affect cloven hoofed animals such as cattle, buffaloes, sheep, goats and pigs. Control strategy तो mass vaccination साल में 2 बार करेंगे and 100% central assistance is provided. Then you have NADCP bursalis. So NADCP bursalis, this is a reproductive disease affecting cattle and buffaloes. Vaccination, female bovine calves aged 4 to 8 months are vaccinated once in a lifetime. 100% central assistance मिलता है। फिर हमारे पास है Pestidis petitus ruminants. So ये highly contagious transboundary animal disease है और इसे हम sheep and goat plague भी कहते हैं। So ये domestic and wild small ruminants को affect करता है। Then this leads to mass vaccination of entire sheep and goat population. 100% central assistance is provided to states and union territories. फिर आपके पास है क्लासिकल स्वाइन फीवर कंट्रोल प्रोग्राम, इसे हम हॉक कॉलरा भी कहते हैं। कंटेजियस है, मतलब छुआछूत से फैलता है एंड दिस अफेक्ट्स द पिग्स, दिस इज अ वायरल डिजीज। सो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट डिजीज है पिगरी इंडस्ट्री के लिए, सो इसको भी कंट्रोल करना है एंड एम है 100% वैक्सीनेशन ऑफ पिग पॉपुलेशन। फिर आती है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन हमें अपनी जो इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स हैं उसको इम्प्रोवाइज करना है एंड कंजर्व करना है, डेवलप करना है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैटल एंड बुफेलोज। फिर है गोपाल रत्न अवार्ड, ये 2022 में लॉन्च हुआ था बाय द डिपार्टमेंट, ये वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड इस फील्ड में। फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, किसके अंतर्गत क्रिएट हुआ था, सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोवर्टी टू एनिमल एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस पर सवाल बन जाएंगे किसके अंडर में क्रिएट हुआ, आपको अक्सर टेस्ट सीरीज में ऐसे सवाल दिखते होंगे। देन कमिटी फॉर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अंडर द सेक्शन 15 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर में ही बना था। इंडिया की ग्लोबल पोजीशन ये है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, 8% ग्लोबल फिश इंडिया प्रोड्यूस करता है, सेकंड लार्जेस्ट एक्वा कल्चर प्रोड्यूसर है, ग्लोबल लीडर है सिम प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में एंड सेकंड लीडर प्रोड्यूसर है टू इन द कैप्चर फिश। देन प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, दिस इज इम्प्लीमेंटेड फॉर 4 years एंड टोटल आउटले 6,000 करोड़। सो दिस इज द थिंग एंड ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रोवाइज द एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, to improve aquaculture insurance, improve the efficiency of fisheries value chain, establish safe fish supply chain, support micro and small enterprise, provide one-time incentive for aquaculture insurance to reduce risk for fish farmers. So this is the thing that I wanted to discuss in this. एक और बात, अगर आपकी मेंस की तैयारी करें तो GS1 के लिए ये मिनोमिक्स हैं, मतलब आपको कीवर्ड्स के थ्रू आप याद रख सकते हैं, एथिक्स के लिए तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगला चैप्टर हम करेंगे फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स पे। तो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक और बात देखो, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ अभी, बिकॉज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जो मेजर इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच जाए और आप उसे कवर कर लें, ताकि यूपीएससी अगर सवाल आपसे बना के पूछ दे तो आप उसे आंसर कर जाएँ। पर्पज इतना सा है ताकि आपके जो एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाएं और आप प्रीलिम्स ज़रूर क्वालिफाई कर लें, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो मेंस तो आप लिखेंगे। सो दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोग्राम। सो एज ऑफ नाउ ऑल द बेस्ट, करते रहिए प्रीलिम्स की तैयारी। मिलते हैं आपसे ऑन द टॉपिक फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स पे।